प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का प्रभाव, निर्जलीकारक अभिकर्मकों का प्रभाव तथा हैलो अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का प्रभाव। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद दोनों COO समूहों की सापेक्ष स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों COO समूह एक ही कार्बन पर जुड़े रहते हैं या सीधे जुड़े रहते हैं, गर्म करने पर CO2 का एक अणु त्याग कर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करें तो फार्मिक अम्ल बनता है और CH2COOH को गर्म करें तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अन्य डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ब्लांक के नियमानुसार अपघटित होते हैं। ब्लांक का नियम, इस नियम के अनुसार एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड या चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे सक्सिनिक अम्ल को गर्म करें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ग्लूटेरिक अम्ल को गर्म करें तो ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। 1,6 तथा 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से चक्रीय कीटोन बनते हैं। जैसे यदि हम इस डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करें तो इससे साइक्लोपेंटेनॉन बनता है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर निर्जलीकारक अभिकर्मकों का प्रभाव। निर्जलीकारक अभिकर्मक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आदि, इनका डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर प्रभाव कार्बन श्रृंखला पर निर्भर करता है। अतः डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्जलीकरण के फलस्वरूप बनने वाले जो उत्पाद हैं वो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का निर्जलीकरण कराएं P2O5 या H2SO4 की उपस्थिति में तो CO2, H2O और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनते हैं। और मैलोनिक अम्ल का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से यदि निर्जलीकरण कराया जाए तो कार्बन सब ऑक्साइड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन सब ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से सक्सिनिक अम्ल का निर्जलीकरण कराया जाए एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में तो इससे सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता है। हैलो अम्ल वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके एल्किल समूह से एक या अधिक हाइड्रोजन किसी हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, हैलो अम्ल या हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। हेलोजन परमाणु की स्थिति COO समूह से अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा कार्बन परमाणु पर होने पर इन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा हैलो अम्ल कहते हैं। बनाने की विधियां HVZ अभिक्रिया द्वारा, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल RCH2COOH ब्रोमीन और लाल फास्फोरस से अभिक्रिया कराएं तो इससे अल्फा ब्रोमो हैलो अम्ल बनते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों से भी हैलो अम्ल बनाए जा सकते हैं। जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक अम्ल, इसके HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल बनता है। हुंसरीकर अभिक्रिया द्वारा भी हैलो अम्ल बनाए जा सकते हैं, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर रजत लवण बनता है, जिसकी क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन से करवाएं तो इससे ब्रोमो एस्टर बनता है और ब्रोमो एस्टर का जल अपघटन होने पर
गामा हेलो अम्ल प्राप्त होता है, जैसा इस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है। हेलो अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्लों की तरह ये जो हेलो अम्ल हैं उनका COO समूह भी लवण, एस्टर, अम्ल क्लोराइड, अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा हेलो अम्लों में विभेदी अभिक्रिया भी होती है, अर्थात इन अम्लों पर ताप का प्रभाव भिन्न प्रकार से होता है। अल्फा हेलो अम्लों को तनुक्षार या जल के साथ उबालने पर तुरंत अपघटित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बनते हैं, जबकि बीटा हेलो अम्लों को तनुक्षार के साथ गर्म करें तो इससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। गामा हेलो अम्लों को क्षार के साथ गर्म करने पर पहले गामा हाइड्रोक्सी अम्ल बनता है, जो जल का एक अणु त्याग कर गामा लैक्टोन बनाता है, जैसा इन अभिक्रियाओं में प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी अम्लों की, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह से प्रतिस्थापित कर दें तो इससे हाइड्रोक्सी अम्ल बनते हैं, यानी RCH2COOH एक हाइड्रोजन CH2 से OH से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो RCHOHCOOH इस प्रकार की संरचना के यौगिक हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में एल्किल समूहों के अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा आदि कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होने पर क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव। अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल को गर्म करने पर अंतराणुक एस्टरीकरण से 6 सदस्यीय चक्रीय डायएस्टर अर्थात लैक्टाइड बनते हैं, जैसा इस अभिक्रिया में लैक्टाइड का बनना बताया गया है। बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल को गर्म करें तो इससे एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और इससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। गामा हाइड्रोक्सी अम्ल को गर्म करने पर अंतःअणुक एस्टरीकरण से 5 सदस्यीय चक्रीय एस्टर अर्थात गामा लैक्टोन बनते हैं। इसी प्रकार डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल से डेल्टा लैक्टोन बनते हैं। लैक्टिक अम्ल को तनु H2SO4 के साथ गर्म करें तो इससे एसिटाल्डिहाइड व फार्मिक अम्ल बनते हैं। मैलिक अम्ल, इसका IUPAC नाम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल होता है। रूट नाम मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल होता है। बनाने की विधियां टार्ट्रिक अम्ल से बना सकते हैं। टार्ट्रिक अम्ल को सावधानी पूर्वक HI से अपचयन कराने पर मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल का जल अपघटन करा दें अम्ल की उपस्थिति में तो इससे भी मैलिक अम्ल बनता है। एस्पार्टिक अम्ल की HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर भी मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल की अभिक्रियाएं तथा गुण। मैलिक अम्ल में असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण प्रकाशिक समायोजकता पाई जाती है तथा इसके 3 प्रकाशिक समावयवी होते हैं, डी मैलिक अम्ल, एल मैलिक अम्ल और डीएल मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल में द्वितीयक अल्कोहलिक समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होने के कारण इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अपचयन, मैलिक अम्ल का HI से अपचयन कराने पर सक्सिनिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल को गर्म करने पर फ्यूमेरिक अम्ल तथा मैलेइक अम्ल बनते हैं और अधिक गर्म करने पर मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है।